हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्डा और आप मुझको देख रहे हैं केजीएस ऐप पर। स्वागत है आपका इस सेशन में। 29 अप्रैल को अगर आपने मॉक टेस्ट 3 दिया है तो इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन दिखेगा इंटायर पेपर का। पहले मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा 40 टेक्निकल क्वेश्चंस का। रिमेनिंग टेक्निकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपूर्व सर देंगे और इसी तरीके से नॉन टेक का भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आई होप आपके मैक्सिमम आंसर्स ठीक हुए होंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है, एक ऑर्थोटॉपिक मटेरियल है, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होंगे? तो 9 होंगे। ठीक है, 9 है। इलास्टिक में 2 है, एनिसोट्रॉपिक में 21 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो 0 होती है और किसके लिए होती है? कॉर्क के लिए हो। The greater amount of strain energy per unit volume that a material can absorb up to its elastic limit. This is proof resilience. टफनेस अगर वो बोलता तो रप्चर पॉइंट तक होता है। A metal bar of length 100 mm is inserted between two rigid supports and this temperature is increased by this coefficient दे रखा है, स्ट्रेस पूछा है। तो बच्चे जीरो तो नहीं होगा क्योंकि दो सपोर्ट्स के बीच में है। हमें बात जानते हैं कि जो थर्मल स्ट्रेस है वो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई होगा। तो अल्फा कितना है? 8 इंटू 10⁻⁻⁻6। चेंज इन टेम्परेचर कितना किया है? 10। और यंग्स मॉडुलस है 1.5 इंटू 10⁵। 10 5 10 से तो एक हट गया। ठीक है, तो 1.58 12 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हुक्स लॉ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक वैलिड है, बिल्कुल सही बात है। नहीं भैया, इलास्टिक लिमिट तक नहीं है। और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हमेशा इलास्टिक लिमिट से पहले आती है, फर्स्ट एंड थर्ड। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर आपको स्टील का याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर आता है reinforcement provided in a rectangular RCC beam of effective depth 500 mm is such that actual depth is 300 mm from the extreme fiber. ये किस तरीके का सेक्शन है? FE415 के लिए पहले आप XM निकाल लीजिए, विच इज 0.48D, मतलब 0.48 ऑफ 500 मीन्स 240 mm। ये XM है और X की वैल्यू 300 है, तो X की वैल्यू XM से बड़ी है, तो ये एक ओवर रीइंफोर्स सेक्शन हो जाएगा। The assumption made in the theory of reinforced cement concrete are all the tensile stresses are taken up by the steel, बिल्कुल सही बात है। Steel and concrete are stressed within elastic limit, बिल्कुल सही। Sufficient bond है, तो all options are correct। इसमें फिर ये भी आता है प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, तो स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है y के। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में 0.0035 है, स्टील में 0.87 सिग्मा y अपॉन ES प्लस 0.002 है। इस तरीके के लोड के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको अलग अलग लोडिंग के लिए चेक करना होगा। पहले आप 1.5 DL प्लस LL के लिए चेक करो, 1.2 DL प्लस LL प्लस EL के लिए चेक करो। ठीक है, 1.5 EL प्लस DL के लिए भी चेक करोगे। अब आप जब DL प्लस LL के लिए चेक करोगे 50-50 100 100 1.5 इज 150, तो ये वैल्यू तो 150 आ रही है। फिर ये कितना हो गया? 120 में 1.2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 144, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 150। 150 के लिए हम इसको डिजाइन करेंगे। स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इज व्हाट? देखिए, अगर हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम माने तो दिस इज द SFD। तो आप ये देख रहे हैं कि शियर फोर्स डायग्राम में सपोर्ट्स की तरफ शियर फोर्स ज्यादा है, तो वहां पर स्पेसिंग कम होनी चाहिए। ठीक है, और सेंटर की तरफ शियर फोर्स कम है तो आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। तो इंक्रीज टुवर्ड्स या सेंटर है तो डिक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो सेंटर की तरफ जो स्पेसिंग है, सॉरी डिक्रीज नहीं इंक्रीज, आप बढ़ा सकते हो क्योंकि कम शियर फोर्स है। अगर शियर फोर्स कम है तो स्टिरअप्स कम है, आप स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो और सपोर्ट्स की तरफ आपको स्पेसिंग घटानी पड़ेगी।
इफेक्टिव स्पेन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम क्या बोलते हैं? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस क्लियर डिस्टेंस या क्लियर डिस्टेंस प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इनमें जो स्मॉलर हो। यहाँ पास एक ही टर्म दे रखा है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे। सर्कुलर स्लैब में देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर्कुलर स्लैब में आपसे पूछा गया है मैक्सिमम नेगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट का रेशियो क्या होगा। तो बच्चे जो मैक्सिमम नेगेटिव है वो WR²/8 है और जो मैक्सिमम पॉजिटिव है वो WR²/16 है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि थोड़ा अगर आपने इसको पढ़ रखा है तो ही सॉल्व हो पाएगा। मेन रीइंफोर्समेंट ऑफ आरसी बार है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत आते हैं इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन तो अब गेट में भी आते हैं। तो बच्चे हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो स्पेसिंग है वो डायमीटर के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो स्पेसिंग 100 है जब 10 mm का डायमीटर है, जब 12 mm का डायमीटर है तो स्पेसिंग पूछी है। तो 144 mm हो जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम आपसे वैल्यू पूछी गई है रीइंफोर्समेंट की कॉलम्स में। दिस इज 0.8 एंड 6। तो कॉलम का पूरा कोड अच्छे से पढ़िए, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का और ट्रांसफर्स का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। An electric pole is 5 मीटर हाई एंड फिक्स टू द ग्राउंड। इफेक्टिव लेंथ पूछिए। तो बच्चे एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा फ्री है, तो ऐसे केस में जो इफेक्टिव लेंथ है ट्वाइस हो जाएगी 10 मीटर। वेट ऑफ द रिटेनिंग वॉल एंड इज द हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। तो मैं आपको एक कोड बताता हूँ, O2 ओवर टर्निंग के लिए 2 है तो स्लाइडिंग के लिए 1.5 है। डायरेक्ट डेटा है, याद करना होगा। बच्चे लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दे रखी है, परसेंट फाइनर देन 2 माइक्रोन दे रखा है, एक्टिविटी पूछी है। तो एक्टिविटी इज IP डिवाइडेड बाई परसेंट फाइनर देन 2 माइक्रोन। IP क्या हो जाएगा? WL माइनस WP, 20% और 20% इज फाइनर देन 2 माइक्रोन, तो वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, टेबल भी याद रखिए, मॉन्ट मोरेलोनाइट, इलाइट और कैलोनाइट का जो टेबल है। ठीक है, यहाँ पर इलाइट मिनरल है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी वेल ग्रेडेड सैंड का 6 से ज़्यादा होता है। आप 4G कोड से याद रख सकते हैं, Cu की वैल्यू अगर 4 से ज़्यादा है तो ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर में लगा है सरफेस एरिया के हिसाब से? पार्टिकल साइज घटेगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा। सबसे छोटा इनमें कोलॉइड होता है तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया कोलॉइड का होना चाहिए, फिर उसके बाद आना चाहिए क्ले। तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। बिटवीन सीपेज एंड डिस्चार्ज क्या रिलेशन है? हमें जानते हैं कि V/VS N के इक्वल होता है, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी सीपेज वेलोसिटी के इक्वल है। तो बच्चे N की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी है, तो सीपेज वेलोसिटी हमेशा डिस्चार्ज वेलोसिटी से बड़ी होगी। तो सीपेज पहले आ रहा है तो फॉर्मर इज ऑलवेज हायर, फॉर्मर मतलब जो पहले आ रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी AV क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, स्ट्रेन टू स्ट्रेस का रेशियो है। आइडेंटिफाई द टेस्ट कंडक्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो बच्चे मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन आप प्लेट बियरिंग टेस्ट के थ्रू निकालते हो। 1.25 mm का सेटलमेंट चेक करते हो, K1D1 K2D2 के इक्वल होता है। 750 mm या 75 सेंटीमीटर की प्लेट रखी जाती है। रोड पेमेंट्स के लिए जो सीमेंट आप यूज करते हो वो RHC होता है, रैपिड हार्डनिंग, ताकि जल्दी काम कंप्लीट किया जा सके, लोगों को कम दिक्कत आए। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ISD जो होता है वो SSD का ट्वाइस होता है, सेफ्टी फीचर है ये। विड्थ ऑफ कैरिज वे टू लेन विद रेज्ड कर्व्स, रेज्ड कर्व 7.5 है, विदाउट रेज्ड कर्व्स 7 मीटर है, और ये जो आपको 5.5 दे रखा है ये इंटरमीडिएट लेन के डायमेंशन। ट्रैफिक सिंगल लेन से ज्यादा है बट डबल लेन से कम है।
रोड डेवलपमेंट प्लान जो 1981 से 2001 तक आया, इट वाज लखनऊ। 1943 से 1963 तक नागपुर था, फिर काम 61 में ही कंप्लीट हो गया, तो 1961 से 1981 तक बॉम्बे था, 1981 से 2001 तक लखनऊ था। बुलेट प्रूफ ग्लास जो होता है बच्चे, कैसे बनता है ये? तो आप जो ग्लास है उसके बीच में हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक को प्लेस करते हो। द डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फ्रॉम द सरफेस, इसको क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स में आता है ये पेंट के, फ्लेकिंग बोलते हैं इसको, उखड़ जाना पेंट का। द एज ऑफ द ट्री मे बी एक्सरसाइज्ड बाय नंबर ऑफ एन्युलर रिंग्स, हर साल एक ऐड हो जाएगी। हाउ डज सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प? बच्चे सीजनिंग में आप क्या करते हो? मॉइस्चर कम कर देते हो, ठीक है, और स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हो। तो इंक्रीज नहीं करना होता है, हमें स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी होती है। ओलिक एसिड किस लिए यूज होता है? हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनाने में हम ओलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर अच्छे से पढ़िए इसको। पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड 43 है, तो 28 दिन के बाद 43 MPa की आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। 33, 43, 53 ग्रेड जो है वो उनकी 28 डेज के बाद की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर ही है। When water is added to cement, दो चीजें होती है। देखिए वाटर का रोल सीमेंट में दो चीजों का है, वर्केबिलिटी ऐड करना और हाइड्रेशन कराना। तो जैसे ही आप पानी ऐड करोगे, ठीक है, हीट जनरेट होगी, और जैसे ही हीट जनरेट होगी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों चीजें होती हैं। कंक्रीट या सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ गेन हाइड्रेशन से ही करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब जो हीट रिलीज होती है इसकी वजह से क्रैकिंग आ जाती है, तो एडिशनल वाटर सप्लाई देनी होती है एज अ कूलेंट। वाटर सीमेंट रेशियो जो दिया जाता है बच्चे, ये हमेशा वेट की टर्म्स में होता है, तो वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट होता है। A very small amount of something is used in making sound cement. If it is in excess, it makes the cement unsound. सल्फर अनसाउंड का मतलब हो गया वॉल्यूमेट्रिक चेंज दिखाएगा, ठीक है। साउंड मतलब वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस नहीं आ रहे। फ्लोरोसेंस बच्चे कब होता है? व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, ठीक है, और ये आते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स की वजह से। द टर्म ऑल्टरनेट डेप्थ्स इन ओपन चैनल फ्लो इज व्हाट? तो बच्चे ऑल्टरनेट डेप्थ्स पर क्या होता है? टू डिफरेंट डेप्थ्स showing the same specific energy. So two depths having the same specific energy for a given discharge. C option. हाइट ऑफ द हाइड्रोलिक जंप क्या होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो ये y1 है, ये y2 है, तो हाइट क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सीक्वेंट डेप्थ होता है। सीक्वेंट डेप्थ को कॉन्जुगेट डेप्थ बोलते हैं। सीक्वेंट डेप्थ्स आर टू डिफरेंट डेप्थ्स हैविंग द सेम स्पेसिफिक फोर्स। बहुत फेमस है बच्चों ये। मैक्सिमम डिस्चार्ज का आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, तो जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो 0.95 डी पर होता है। मैक्सिमम डिस्चार्ज अपॉन डिस्चार्ज रनिंग फुल 1.07 होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी 0.81 डी पर होती है। When the Mach number is more than 6, बच्चे इसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। माई से आप याद रख सकते हैं कि जो मैक नंबर होता है वो इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स होता है। 1 से कम है तो सबसोनिक, 1 है तो सोनिक, 1 से ज्यादा है सुपरसोनिक, 6 से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप। टेपरिंग पाइप है, कांस्टेंट रेट है तो फ्लो स्टेडी होगा। अब पाइप टेपरिंग है तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी, वेलोसिटी डिफरेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। तो स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, नाउ विद दिस, ठीक है, अभी मैंने आपको 40 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया जो अभी हमने करे पेपर 3 के। रिमेनिंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपूर्व सर आपको बताएंगे। अब 30 अप्रैल को आपका पेपर 4 अनलॉक होगा, उसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। एंड एक और पेपर अनलॉक होगा 1 मई को। दोनों के सॉल्यूशन शाम को 6 बजे आपको इसी ऐप पर मिलेंगे।
अपने साथी दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर शेयर करिए क्योंकि ये सिविल इंजीनियर्स को बहुत बहुत फ़ायदा करेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अपूर्व मित्तल है और इस सेशन में मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी के जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी उसका टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। मैंने 25 क्वेश्चन फ्रेम किए, 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के, 5 क्वेश्चन एस्टिमेशन कॉस्टिंग के, 5 क्वेश्चन सर्वेइंग के और 5 क्वेश्चन। इस तरीके से मैंने पूरे 25 क्वेश्चन फ्रेम किए थे और इनके सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट से हार्ड रखा गया था और लगभग 30% क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल रखे गए। उम्मीद करता हूँ आपने ये टेस्ट दिया होगा और आपका ये टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप इस वीडियो को पॉज करके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख, क्या था पहला क्वेश्चन? देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। एक सेंसस रिकॉर्ड बताता है कि टाउन की जो करंट पॉपुलेशन है वो 50,000 है। 2005 में ये 45,000 थी। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। करंट पॉपुलेशन 2015 में कितनी? 30,000 थी। 10 साल पहले कितनी थी? तो 45,000। तो आप देख सकते हैं 5-5 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार पॉपुलेशन कम हो रही है। 1995 में ये पॉपुलेशन थी दोस्तों 40,000 और उसके बाद 1985 में दोस्तों ये पॉपुलेशन थी 35,000। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये 5-5,000 डिक्रीज कर रही है ना। और आपको एक वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करनी है 2 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको डिज़ाइन करनी है। इसका मतलब 2025 में जाएगी 55,000 और 2035 में ये पॉपुलेशन हो जाएगी 60। हाँ कि ना भाई? ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से 60,000 विल बी द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं दोस्तों अरिथमेटिक इंक्रीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए क्या है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजर कैटायन एंड एनायन इन एमएम। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है दोस्तों? ये एमएम नहीं होगा, या तो मिली मोल्स होगा ये। ठीक है, मिली मोल्स में इन अ रिवर वाटर सैंपल आर दिस मिलीग्राम पर लीटर में अब आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो भाई आपको कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए भाई बहुत ध्यान से, है ना। अब एक चीज़ देखिए, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हुआ है? 0.33। हार्डनेस कौन देगा? टोटल हार्डनेस कैल्शियम आयन देगा और मैग्नीशियम आयन देगा। कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन अब आपको दिया हुआ है। ये सब आपको किसके फॉर्म में दी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में दी हुई है। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में दी हुई है। यस और नो? ठीक है, अब आप एक चीज़, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.33 है और मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है दोस्तों? 0.15 है। तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.48 हो जाएगा। ठीक है, मिली को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? मिली को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 की पावर, ठीक है, या तो आप एक काम कर लीजिए, ये कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 0.33 0.15। अब आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन देखो। ठीक है, अगर आप क्या कर सकते हो, बहुत ध्यान से देखो भाई। अगर ये वेट आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये अगर वेट आपको दिया हुआ है, हार्डनेस चाहिए, तो हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होता है? हार्डनेस का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, तो ये वेट हो गया अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयन, जो कि कितना होता है? कैल्शियम की 40, ये 20 होता है, इनटू 50 प्लस का मैग्नीशियम आयन का जो वेट है ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन, और जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, और इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट से आप मल्टीप्लाई करोगे। एक तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज, दोनों को या तो ऐड कर दो आप। अगर आप इसे ऐड करते हो, ये मिली मोल्स में है दोस्तों, है ना, ये मिली मोल्स में है। मिली मोल्स में है दोस्तों, बात समझ में आई है आपको? ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। 50 कॉमन आ जाएगा, मिलीमोल्स दोनों के ऐड कर दीजिए, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? चलो देखो भाई, पे स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि हाँ, अब देखो, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको एम्बिग्विटी लग रही है ये एमएम क्या है, तो एक तो ये मिली मोल्स है दोस्तों। ठीक, उसके बाद आप एक चीज देखिए, मिली मोल दिया हुआ है, ये होता है गिवन वेट।
मिली मोल का या तो आप एक काम कर लो, मिली मोल का वेट निकाल लो आप, है ना भाई, मिली मोल्स का आप वेट निकाल लीजिए, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, 50 से मल्टीप्लाई करिए, या आप डायरेक्ट लॉजिक क्या लगा सकते हैं, दोनों के मिली मोल्स को जब आप ऐड करेंगे 0.48 आ जाएगा। 0.48 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट द आंसर एज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। है भाई, तो 50 होता है, 50 क्या होता है दोस्तों, 50 होता है आपका इक्विवेलेंट वेट, है ना। मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, अब आपने देखो ये क्या किया, मिली मोल्स आपने ऐड कर दिया, मिली मोल्स आपने ऐड कर दिया 0.48 इनटू 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 आप कर दीजिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कितना होता है, 100 होता है, 100, तो ये 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो देखो भाई ये क्या है, मोल्स है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये वेट आ जाएगा दोस्तों, मिली मोल्स है ना, ये मिली मोल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, मिली मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 0.48 इंटू 100, तो ये मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा 48 मिली मोल्स था, तो क्या हो जाएगा, मिलीग्राम पर लीटर एस कैल्शियम कार्बोनेट, डायरेक्टली यहां से भी आपका आंसर आ सकता है 48। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखो, अ ट्रीटेड वेस्ट वाटर इनिशियल कंटेमिनेंट 5C है, फ्लो रेट 0.2 है। देखो भाई, जो आपका कौन मिक्सचर का है, मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर, देखो भाई कंटेमिनेंट तो है मिक्सचर के, कंटेमिनेंट कंटेमिनेंट ऑफ मिक्सचर, क्या फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इंटू कंटेमिनेंट ऑफ वेस्ट वाटर प्लस डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम इंटू कंटेमिनेंट ऑफ अपॉन डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर प्लस डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम। तो देखो वेस्ट वाटर कितना है डिस्चार्ज 5.2 क्यू, 0.2 क्यू इंटू 0.2 क्यू इंटू 5C प्लस का स्ट्रीम का कितना है 0.01 इंटू क्यू, क्यू इंटू 0.01C डिवाइड बाई 0.2 क्यू प्लस का क्यू 1.2 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल कर दीजिए कॉमन लेके, तो ये 1C हो गया, प्लस का क्यू कैंसिल कर दिया 0.01C हो गया, डिवाइड बाई 1.2 हो गया, तो 1.01C डिवाइड बाई 1.2, तो you'll get the answer। देखो देखो, आ सकता है आंसर, बताइए भाई। तो ये 0.84C आ जाएगा, दिस इज 0.84C, 0.84C इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये आगे बढ़ते हैं, ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ रिजर्वायर डिपेंड्स अपॉन, ट्रैप एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है दोस्तों, ये डिपेंड करती है कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो पे, कैपेसिटी टू इनफ्लो रेशियो पे डिपेंड करती है ट्रैप एफिशिएंसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, वो कंडीशन जब इन्वायरमेंटल लैप रेट बहुत ज़्यादा होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप रेट से, ठीक है, तो इस बिहेवियर को क्या बोलेंगे, देखो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो होगा बहुत ज़्यादा होगा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से, ठीक है। तो बताओ इस प्लूम बिहेवियर को आप क्या बोलेंगे, तो इस प्लूम बिहेवियर को बोलते बोलते हैं दोस्तों लूपिंग प्लूम बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, लूपिंग प्लूम बोलेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो शुगर में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, H2S भी पाई जाती है, CO2 भी पाई जाती है, मीथेन भी पाई जाती है, हेंस ऑल ऑफ द करेक्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी क्या बताती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्या है, देखो कैलकुलेट द एनुअल परसेंटेज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन यूज कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, परचेजिंग कॉस्ट 12,000 है, स्क्रैप वैल्यू 3,000 है, तो आपने 12,000 में से 3,000 माइनस कर दिया, 9,000 आ गया, ठीक है, और डिवाइड बाई 8 ईयर्स के लिए, तो हर साल कितना पैसा डेप्रिशिएट होगा, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाए 9,000 डिवाइडेड बाई 8। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोग को, यस और नो। अब ये परसेंटेज में पूछा हुआ है, देखो परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो अब आप एक चीज़ देखिए, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1125 रुपीज़, 1125 रुपीज़, हर साल 1125 रुपये डेप्रिशिएट होंगे, तो ये कितना परसेंट है ना, आप मुझे बताइए कितना परसेंट है, पर डेप्रिसिएशन अगर मुझे निकालना हो तो ये कितना परसेंटेज है, 1125 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 100, इससे जब आप परसेंटेज में निकालेंगे लगभग 9 कुछ परसेंटेज आ जाएगा, 9.37%, ठीक है, तो हर साल 9% का डेप्रीशिएशन होगा।
9.37% का डेप्रीशिएशन होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या चीज़ है। और 10 मीटर क्यूब सीमेंट कॉन्क्रीट प्रपोर्शन 1:2 द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज। तो देखो 1 मीटर क्यूब में 6 बैग चाहिए होते हैं, 10 मीटर क्यूब में लगभग 60 बैग्स चाहिए। स्टैंडर्ड आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीड टू लिफ्ट फॉर अर्थवर्क। अर्थवर्क के लिए लीड टू लिफ्ट का जो रेशियो होता है, ये रेशियो है, ये 20 होता है दोस्तों। ठीक है, लिफ्ट का जो रेशियो होता है वो 20 होता है अर्थवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The expenses of item which do not come under any regular head of the item and the cost of unforeseen item are called, ये contingency होती हैं। The expense of item which do not come under any regular head, मतलब ये regular head के अंडर में नहीं आती हैं, and the cost of unforeseen item are called, ये contingencies। these are known as, these depreciation are known as contingencies। देखो, in center line method at the L junction of two wall the deduction from the center line is, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखो एल लाइन, एल जंक्शन में, एल जंक्शन में क्या डिडक्शन होता है? कोई डिडक्शन नहीं होता है। एल जंक्शन पे कोई डिडक्शन नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ डिस्पेंडेड मटेरियल प्लस द कॉस्ट ऑफ डिस्पेंडिंग इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। दिस वैल्यू इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट प्लस द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग है, ये स्क्रैप वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देखो ड्यूटी आपको दिया हुआ है, बेस पीरियड 1000 डेज है, डेल्टा 120 सेंटीमीटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखिए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आपको पता है ड्यूटी इज इक्वल टू क्या होता है? 864 बी बाई डेल्टा, बी बाई डेल्टा। 864 बी की वैल्यू कितनी है? 10,000 डेज है, डिवाइड बाई डेल्टा इज 120 सेंटीमीटर। विल गेट द आंसर एज, देखो भाई अब आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा? हेक्टेयर पर क्यूमैक में आएगा। डेल्टा सेंटीमीटर में है और बी आपका 1000 डेज है। तो एक बार आप ये चेक कर लीजिए। देखो भाई क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? 864 720 आएगा गाइज ये। अब देखो, अब क्योंकि 720 ऑप्शन में नहीं है तो या तो ये 100 डेज होगा, ठीक है, 720 हेक्टेयर पर क्यूमैक है भाई। तो आप एक चीज देखिए भाई, 720 कोई ऑप्शन में नहीं, तो आप किस पे टिक कर देंगे? तो ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे, दैट इज 72 हेक्टेयर पर क्यूमैक में टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ने। अब देखो कैनाल को आपने डिजाइन किया है टू सप्लाई द इरिगेशन ऑफ 1200 हेक्टेयर ऑफ लैंड ग्रोइंग राइस 140 डेज हैविंग डेल्टा 134 सेंटीमीटर। इफ कैनाल वाटर इज यूज्ड टू इरिगेट व्हीट ऑफ बेस पीरियड दिस डेल्टा इज दिस, कितना एरिया इरिगेट होगा? तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपको देखो क्या दिया हुआ है, हेक्टेयर आपको दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया आपको दिया हुआ है, आपको राइस का बेस पीरियड, तो ड्यूटी निकाल लीजिए। ड्यूटी ऑफ राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ड्यूटी ऑफ राइस इज इक्वल टू 864। बेस पीरियड कितना है दोस्तों? बेस पीरियड है आपका 140 डेज, डेल्टा कितना है? 134 सेंटीमीटर। अब डेल्टा आ गया, ये कितना आएगा? हेक्टेयर पर क्यूमैक में आएगा। तो आप क्या निकाल लो? डिस्चार्ज निकाल दो। डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया, एरिया डिवाइड बाई डेल्टा ऑफ राइस, एरिया डिवाइड बाई डेल्टा ऑफ राइस। व्हाट इज द एरिया? 1200 हेक्टेयर, 1200 हेक्टेयर डिवाइड बाई 864 इंटू 140 डिवाइड बाई 134। तो ये आपका क्या आ जाएगा? इतना क्यूमैक डिस्चार्ज चाहिए आपको राइस के लिए। अब सेम डिस्चार्ज अगर मैं कहाँ पर देता हूँ? सेम डिस्चार्ज वीट के लिए दे देता हूँ। ठीक है, तो वीट ड्यूटी कितनी है? ड्यूटी फॉर वीट इज बट 864 बेस पीरियड आपका कितना है? 120 है, और डेल्टा कितना है? 52 सेंटीमीटर। तो अगर वीट का डिस्चार्ज ड्यूटी पता है, डिस्चार्ज पता है ना, तो ये क्या है दोस्तों? हेक्टेयर पर क्यूमैक है, हेक्टेयर पर क्यूमैक। तो कितना एरिया इरिगेट होगा वीट का? आप निकाल लो, डिस्चार्ज ऑफ राइस इनटू ड्यूटी फॉर वीट, मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा? ड्यूटी फॉर राइस कितना है? 1200 अपॉन 864, 864 इंटू 140 डिवाइड बाई 134 इंटू 864 इंटू 120 डिवाइड बाई 50। तो यहाँ से आपके पास 864 कैंसर आ गया, एरिया आपका हेक्टेयर में आ जाएगा। यू विल गेट द आंसर। तो 2650 आएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यू विल गेट द आंसर एज 50। अच्छा क्वेश्चन था ये, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कब होते हैं? जब दोस्तों किस रेंज में होता है? मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है जब 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर तक, 2000 टू 10,000 हेक्टेयर इज मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। टोर्टोसिटी ऑफ मेंडिंग रिवर इज द रेशियो ऑफ, टोर्टोसिटी किसका रेशियो होता है दोस्तों? ये आप मुझे बताइए। ये होता है कर्व्ड लेंथ डायरेक्ट एक्सियल लेंथ। जो भी कर्व्ड लेंथ है, ठीक है, टोर्टोसिटी मतलब जो भी कर्व्ड लेंथ है रिवर की और जो उसकी एक्सियल लेंथ है, जो उसकी एक्सियल लेंथ है, इस रेशियो को बोलते हैं टोर्टोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट। चेक डैम किस काम आता है दोस्तों? चेक डैम किस काम आता है ये मुझे बताइए। चेक डैम आता है, ये एक फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। चेक डैम कैसा स्ट्रक्चर है दोस्तों? एक फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इरिगेशन वर्क कंस्ट्रक्टेड फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर इज कॉल्ड एज, ये भी आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। इन्हें क्या बोलते हैं? रेगुलेटर्स बोलते हैं, आर नोन एज रेगुलेटर्स, द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टील प्लेट है, 30 मीटर वाइड है, 10 मीटर थिक है, ठीक है, उसमें 18 mm का नॉमिनल डायमीटर रिविट आपने दिया है। तो देखो डायमीटर ऑफ रिविट होल कितना हो जाएगा? रिविट है तो 18 में कितना ऐड करते हैं? 1.5 ऐड करते हैं, 19.5 हो गया। तो आप देखो, आपको अगर एरिया निकालना है, नेट सेक्शनल एरिया निकालना है, तो क्या करो, 30 सेंटीमीटर में से 19.5, ये आपका क्या है? ये mm है, या फिर आप बोल सकते हो 1.95 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, 1.95 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, और थिकनेस कितनी है? 10 mm है, तो ये कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1.95 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, व्हाट विल यू गेट द आंसर? 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, सॉलिड प्लेट है, यील्ड स्ट्रेंथ या डिजाइन स्ट्रेंथ आपसे पूछ रहा है, तो डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग। यील्ड स्ट्रेंथ 250 है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग 1.1 होती है, तो इसे आप डिवाइड करोगे 227 आ जाएगा। टन पर mm स्क्वायर, मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं भाई। दिस इज द आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखो। शेप फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन बेंडिंग इज 1.5। अब अलाइबल स्ट्रेस को आपने 20% बढ़ा दिया है, ठीक है, देन लोड फैक्टर आपसे क्या हो जाएगा? लोड फैक्टर बताइए। तो भाई, तो यहाँ पर आपको पता है कि आप लोड फैक्टर क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द शेप फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हाँ कि ना भाई? तो लोड फैक्टर इज इक्वल टू शेप फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि परमिसिबल स्ट्रेस आपने 20% बढ़ा दिए हैं, है ना? तो शेप फैक्टर तो 1.12 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा? 1.5। 1.5 को आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 20%, अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 1.5 डिवाइड बाई 1.5 डिवाइड बाई यील्ड स्ट्रेस नीचे आता है ना, फैक्ट, अब आपने अलाउबल स्ट्रेस को 20% बढ़ा दिया। किसी चीज को 20% कैसे बढ़ाते हैं? 1.2 से मल्टीप्लाई करके। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द आंसर एज 1.4। आप इसे चेक कर लो, इसका जो आंसर आएगा यू विल गेट द आंसर एज 1.4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब बकलिंग कहाँ पर होती है? वेब की बकलिंग कहाँ होती है दोस्तों, ये आप मुझे बताइए। वेब वेब बकलिंग किसके कारण होती है? ड्यू एक्सेसिव, ठीक है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, बेंडिंग, टॉर्जन, कंप्रेसिव। वेब में जब कंप्रेशन आ जाता है तो वेब बकलिंग होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डग एंगल का काम क्या होता है दोस्तों? डग एंगल एक छोटा एंगल सेक्शन होता है, तो क्या करता है? मेन एंगल सेक्शन के कनेक्शन को छोटा कर देता है, रिड्यूस दी जॉइंट लेंथ एंड शियर लैग को ही कम करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ गैंट्री गर्डर, गैंट्री गर्डर का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, अगर कुछ नहीं दिया होता है तो आप L/400 ले लेते हैं। अंडरस्टूड? तो दिस इज द गैंट्री गर्डर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। शेप फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन, शेप फैक्टर बताइए सर्कुलर सेक्शन का कितना होता है? 6/3 होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रख लीजिएगा। दिस इज हाउ आई हैव कंप्लीटेड ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ द टेस्ट। टेस्ट के लास्ट के 25 क्वेश्चन हमने बनाए थे 5 सब्जेक्ट से मिलके। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन केस कोई भी आपको डाउट होगा तो आप मुझसे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, apoorv.m@kgs.live, है भाई। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सचान आप सभी का स्वागत करता हूं खान ग्लोबल स्टडीज़ के UPSSC जेई मॉक टेस्ट नंबर 3 में, जहां पर हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले वाला मॉक टेस्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, समझा होगा,
और चीज़ों को सही तरीके से आप पढ़ लिख रहे होंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही करके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसी सीरीज में आज इस मॉक टेस्ट 3 को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पर थॉरोली डिस्कशन होगा, सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा, सभी ऑप्शंस पर डिस्कशन होगा, केवल क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो जरा देखिए, लिखा है द कंट्रोल शिफ्ट एंड शॉर्टकट की इन विंडोज क्रिएट्स, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके सामने लिखा गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर आप इस शॉर्टकट की को देखो ध्यान से, तो अगर एक ब्राउजर में शॉर्टकट की के रोल को देखा जाए, अगर हम एक ब्राउजर में बात करें कि शॉर्टकट की किस लिए यूज होती है, तो आंसर आएगा इनकॉग्निटो मोड के लिए यूज होती है। इनकॉग्निटो मोड के लिए यूज होती है। मेरी बात सुनिए आपने, इनकॉग्निटो मोड के लिए यूज होती है, ठीक है। ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड से क्या होता है, ये बेटा हमारे कंप्यूटर का एक प्राइवेट ब्राउजिंग मोड होता है। ये हमारे कंप्यूटर का एक प्राइवेट ब्राउजिंग मोड होता है, या ये कह लो कि इस दौरान हमारी जो हिस्ट्री है वो सेव नहीं होती है। या मतलब प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में क्या होता है, बेसिकली आप जो भी ब्राउजिंग करते हैं, आप जो भी ब्राउजिंग करते हैं, ठीक है, वह हिस्ट्री में सेव नहीं होती है, ठीक है। आप जो भी ब्राउजिंग करते हैं वह हिस्ट्री में सेव नहीं होती है, सिंपल आंसर है, ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए तो कंट्रोल शिफ्ट एन से नॉर्मल कंप्यूटर में हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल की यदि हम बात करें तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर हम न्यू फाइल की बात करें तो इसके लिए बेटा कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। न्यू डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर कोई एप्लीकेशन खुली है तो न्यू डॉक्यूमेंट भी आप उससे ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मॉडल। निम्नलिखित में कौन सा डेटाबेस मॉडल नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे हायरार्किकल मॉडल की बात करें तो हायरार्किकल मॉडल में जो डेटाबेस होता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ है प्रॉपर। जो डेटाबेस होता है वो ट्री फॉर्मेट में शो होता है, ट्री फॉर्मेट में शो होता है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आई है ना। जो डेटाबेस होता है प्यारे बच्चों वो ट्री फॉर्मेट में शो होता है। ट्री फॉर्मेट बोले तो जहां पर एक तरह से ऐसे टॉप टू बॉटम हायरार्की होती है, जहां पर आपको टॉप टू बॉटम हायरार्की नजर आती है। जहां टॉप टू बॉटम हायरार्की नजर आती है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। चलिए नेटवर्क मॉडल क्या होता है,
ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल मॉडल है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल मॉडल है। यहां पर आपको मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नजर आएंगे। यहां पर आपको बेटा मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नजर आएंगे। ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। रिलेशनल मॉडल क्या होता है? टेबुलर फॉर्मेट डेटाबेस मॉडल, टेबुलर फॉर्मेट डेटाबेस मॉडल। ठीक है, एक ऐसा डेटाबेस मॉडल जो टेबुलर फॉर्मेट होता है, टेबल के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको करंटली हम यूज करते हैं, करंटली इन यूज। और इस मॉडल के जो जनक हैं, जो फादर हैं, उनका नाम है एडगर फ्रैंक कॉर्ड। एडगर फ्रैंक कॉर्ड, और इन्होंने RDBMS बनाया था। इन्होंने निर्माण किया बेटा RDBMS का। RDBMS बोले तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये सभी डेटाबेस मॉडल्स होते हैं, बाइनरी डिजिट होती हैं, बाइनरी वैल्यूज होती हैं, बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी डिजिट हो सकती हैं कंप्यूटर में, जिन्हें 0-1 कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज हो सकती है बेटा, है ना, मशीन लैंग्वेज जिसे कहते हैं। तो ये सारी बातें हो सकती हैं। इसके अलावा एक और मॉडल होता है जिसे हम ER मॉडल कहते हैं, जिसे हम ER मॉडल कहते हैं। और ER का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ER मॉडल बोले तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, चलेंगे आगे की ओर। बाइनरी इज अ डेटा टाइप, नॉट डेटाबेस मॉडल। ठीक है, परफेक्ट। विच कंपनी डेवलप्ड जावा लैंग्वेज? अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने बेटा SQL सर्वर बनाया, हमारे दैनिक जीवन को आसान करने वाला MS ऑफिस बनाया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ये सभी हमारे माइक्रोसॉफ्ट की देन हैं। ठीक है, ये सभी चीजें माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई। IBM की बात करें तो IBM ने भी बहुत कुछ बनाया। अगर हम शुरुआत की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें तो ज्यादातर इन्वेंशंस और डेवलपमेंट्स, IBM के ही नाम पर हैं, IBM के ही हैं। Oracle डेटाबेस
ठीक है। अगर हम बात करें फादर ऑफ जावा लैंग्वेज, अगर हम लोग यहां पर बात करें फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, अगर हम बात करें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो इसके आंसर में लिखा जाएगा जेम्स गोजलिंग, और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बात समझ रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। लेकिन अब जेम्स गोसलिंग तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आंसर लगाएंगे सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। और सन माइक्रो सिस्टम ने वास्तव में जावा की जगह JDK को बनाया था। किसे बनाया था बेटा? JDK को। JDK बोले तो जावा डेवलपमेंट किट, JDK बोले तो जावा डेवलपमेंट किट। क्या यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो गई हैं? जावा डेवलपमेंट किट। विच पोर्ट इज यूज्ड बाय HTTP प्रोटोकॉल, है ना। अगर मैं बात करूं 20 नंबर की, ये FTP के लिए यूज होता है। अगर मैं बात करूं 21 नंबर की, तो ये पोर्ट भी FTP के लिए यूज होता है, ठीक है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? 20 और 21 जो हैं, ये दोनों ही बेटा आपके FTP प्रोटोकॉल के लिए यूज होते हैं। FTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद एक 22 नंबर भी प्रोटोकॉल होता है, जो कि SFTP का होता है। SFTP बोले तो सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? इसके बाद 23 नंबर जो है, ये याद रखिएगा, दिस इज फॉर टेलनेट। टेलनेट के लिए होता है, जो कि रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये 80 नंबर जो है, दिस इज फॉर HTTP, एंड 443 इज फॉर HTTPS, ठीक है। HTTPS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जो कि है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 8 और 0 आ गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? निम्नलिखित में कौन है जो वेब ब्राउजर नहीं है? तो अगर मैं यहां पर बात करूं क्रोम की, है ना, तो मैं कह सकता हूं कि ये समय हाईएस्ट मार्केट शेयर, हाईएस्ट मार्केट शेयर वाला ब्राउजर है। ये इस समय बेटा हाईएस्ट मार्केट शेयर वाला ब्राउजर है। एज क्या है? ये बेटा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का ब्राउजर है। ये क्या है? तो आंसर आएगा ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का ब्राउजर है। ठीक है, या कह लो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है, और इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस किया है। इसने क्या किया है? तो आंसर आएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस किया है। ठीक है, फायरफॉक्स के लिए लिख लीजिएगा, ये एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ये एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। बिंग की बात कर लें तो आंसर आएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन है। क्या लिखा है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन है। निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो आंसर आ गया बिंग वेब ब्राउजर नहीं है। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो आंसर आ गया बिंग वेब ब्राउजर नहीं है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। Which logic gate gives output when all inputs are 1? देखिए, सबकी पहले तो ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए सर, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट। देखिए सबसे पहले एंड गेट का फॉर्मूला क्या होता है? एंड गेट का फॉर्मूला है C इक्वल्स टू A डॉट B। और गेट का फॉर्मूला क्या है? C इक्वल्स टू A प्लस B। ठीक है, नॉर गेट का फॉर्मूला क्या है? C इक्वल्स टू A प्लस B का होल कॉम्प्लीमेंट। और XOR गेट का फॉर्मूला क्या है? C इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट डॉट B प्लस A डॉट B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सबके फॉर्मूले लिख दिए। अब इनकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो A B 0 0 इंटू 0। ठीक है, 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। ये एंड गेट हो गया। और गेट आओ, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, और 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। नॉर गेट पर आओ, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 कॉम्प्लीमेंट 0,
1 + 0 = 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 1 = 1 कॉम्प्लीमेंट 0। एक्सऑर गेट पर आओ बेटा, सेम पर 0 होता है और डिफरेंट पर 1 होता है। सेम पर 0 होता है और डिफरेंट पर 1 होता है। ये बात सभी को क्लियर हो गई है? ठीक है, ठीक है। अब आप पढ़ो जरा क्वेश्चन का मतलब, कौन सा लॉजिक गेट तभी 1 देता है जब इनपुट 1 हो। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहां पर देखें तो जब दोनों इनपुट 1 है तो 1 दिया है। ठीक है, यहां पर देखिए जहां पर दोनों 1 है तब तो 1 दे ही रहा है, जहां पर एक 0 है तब भी 1 दे रहा है, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। इस वाले में भी देखो, जहां पर दोनों 0 है वहां पर 1 दे रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहां पर 1 तब दे रहा है जब दोनों में एक 1 और दोनों 1 है तो 0 दे रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही जवाब बचा और वो बचा एंड गेट। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई? क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन लगा लो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगर हम फादर ऑफ HTML की बात करें, यदि हम लोग बात करें फादर ऑफ HTML की, तो इसका जवाब है टिम बर्नर्स ली। ठीक है, इसका जवाब है टिम बर्नर्स ली। दूसरा, यदि हम लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट की बात करें, अगर हम लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट की बात करें तो उसका भी जवाब है HTML। यदि हम लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट की बात करें तो उसका भी जवाब है HTML। ठीक है, कोई भी भाषा मार्कअप कब कहलाती है जानते हैं? जब लैंग्वेज हैविंग कोई भी ऐसी भाषा बेटा जिसमें हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐसी भाषा जिसमें हम टैग का इस्तेमाल करते हैं उसे हम HTML कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, प्लीज बताएंगे। स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, आंसर आएगा PPM। PPM बोले तो पेजेस पर मिनट, PPM बोले तो पेजेस पर मिनट। ये जो DPI आप देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच, और ये क्या बताता है? ये दर्शाता है बेटा प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ प्रिंटर। ये क्या दर्शाता है? तो आंसर आएगा प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ प्रिंटर। ठीक है, विच की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज? अगर हम आम शब्दों में बात करें तो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, ये तीनों कीज जो हैं
किसी दूसरी की के साथ, किसी अन्य की के साथ, किसी अन्य की के साथ कॉम्बिनेशन में कार्य करती हैं। किसी अन्य की के साथ कॉम्बिनेशन में कार्य करती हैं और इन्हें दूसरे शब्दों में पता है क्या कहते हैं? मतलब ये जो परिभाषा लिखी है इसके हिसाब से इन्हें हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। इन्हें हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। वैसे आम जिंदगी में ऑल्ट की से शो की टिप्स होता है, शो की टिप्स होता है, और जो शिफ्ट की होती है ये स्टिकी की तरह काम करती है, स्टिकी की तरह। कार्य करती है। ठीक है, आंसर आएगा यहाँ पर विंडो की। स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए विंडो की, और विंडो की का सब्स्टिट्यूट भी एक है जिसे हम कंट्रोल प्लस एस्केप कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कंट्रोल प्लस एस्केप कहते हैं। क्लियर? तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर लो, आपका स्टार्ट मेन्यू जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विच फंक्शन की इज यूज टू एंटर बायोस सेटअप, है ना। अब ये बेटा 5 फंक्शन कीज दी हैं, जिसमें F1 जो है ये हेल्प की शॉर्टकट की होती है। F2 जो है वो आम जिंदगी में रीनेम के लिए यूज होती है। F5 के बहुत सारे काम हैं, जैसे रिफ्रेश करना, बुकमार्क सेट करना, जैसे क्या बोलते हैं, रिफ्रेश करना, बुकमार्क सेट करना, या ये कह लो एक और काम क्या मैं बोल रहा था, स्टार्ट स्लाइड शो, स्टार्ट स्लाइड शो, है ना। इन सभी कार्यों के लिए हम F5 यूज करते हैं। F12 जो है ये सेव एज के लिए यूज होती है। F12 जो है वो सेव एज के लिए यूज होती है। मतलब ये सब नॉर्मल शॉर्टकट कीज हैं। जैसे F3 है वो सर्च के लिए यूज हो जाती है। F4 रिपीट लास्ट एक्शन, F4 रिपीट लास्ट एक्शन, F7 स्पेलिंग चेक, है ना। इसके बाद F8 एक्सटेंडेड सिलेक्शन, एक्सटेंडेड सिलेक्शन, F11 फुल स्क्रीन, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, पक्का आती हैं आपके एग्जाम में। बाकी हमसे बायोस सेटअप में एंटर करने की बात कर रहा है, तो ज्यादातर कंप्यूटर में आपको F2 देखने को मिलेगी। ज्यादातर कंप्यूटर्स में आपको F2 एज अ बायोस सेटअप शॉर्टकट की देखने को मिलेगी। बायोस का फुल फॉर्म क्या है, क्या आप लोग जानते हैं बायोस का फुल फॉर्म? बायोस हमारे कंप्यूटर के रोम में रहता है और इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, चलते हैं आगे।
The process of starting a computer is known as. The process of starting a computer is known as. कंप्यूटर को चालू करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर आएगा बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? बूटिंग कहलाती है। इसमें लिखेंगे टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, to load operating system from hard disk to RAM, ठीक है ना? to load operating system from hard disk to RAM, ठीक है? debugging क्या होता है? to remove errors of any program, to remove errors of any program, ठीक है? कंपाइलिंग क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। Which part of CPU perform mathematical calculations? CPU का कौन सा हिस्सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है? अब जैसे CU है कंट्रोल यूनिट, है ना, मैनेजर ऑफ कंप्यूटर। ALU इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। इसका काम क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ये सारे ऑपरेशन मैनेज करना। बिट क्या है? फास्टेस्ट प्रोसेसिंग मेमोरी stores 1 bit of data, stores 1 bit of data temporarily, stores 1 bit of data temporarily, ठीक है। Which type of software is MS Word? बताएंगे। MS Word किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? Works as a interface between works as an interface between
यूजर एंड हार्डवेयर, है ना, वर्क्स एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी कार्य विशेष के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूटिलिटी फॉर सिक्योरिटी एंड मेंटेनिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर एंड मेंटेनिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, है ना। और कंपाइलर का तो काम अभी बता ही दिया, आंसर आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा भी कुछ आंसर और हैं, वो लगा सकते हो आप एमएस ऑफिस के लिए। एमएस ऑफिस को आप एप्लीकेशन सूट भी कह सकते हैं। एमएस ऑफिस को आप हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज। अभी इन दोनों की बात कर लें तो ये दोनों क्लियरली हमारे क्या हैं, तो आंसर आएगा ये दोनों हमारे मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया हैं। ये हमारे क्या हैं, तो आंसर आएगा मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया है, ठीक है। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, इसके बाद पेन ड्राइव हमारी क्या है, पेन ड्राइव के अलावा अगर हम बात करें मेमोरी कार्ड्स, के बात करें सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सभी उदाहरण हैं किस चीज के, तो आंसर आएगा फ्लैश मेमोरी के। ये सभी उदाहरण है बेटा किसके, तो आंसर आएगा फ्लैश मेमोरी के, ठीक है। सीडी के अलावा अगर आप बात करें तो डीवीडी हो गया, जो कि डिजिटल वीडियो डिस्क है या वर्सटाइल डिस्क है, डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सटाइल डिस्क। इसके अलावा बात करें ब्लू रे डिस्क, इसके बाद बात करें होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑप्टिकल मेमोरी के, और ऑप्टिकल मेमोरी इस वजह से क्योंकि इसको रीड करने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है, लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। Which memory stores data permanently? Which memory stores data permanently? RAM cache register,
रैम, कैश और रजिस्टर, ये सभी जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी टेम्पररी है। ये सभी जो आप देख रहे हैं, ये सभी आपके टेम्पररी मेमोरी में आते हैं। ठीक है, रोम यहां पर परमानेंट है। रोम के अंदर क्या रहता है वो मैं बता रहा हूं। रोम के अंदर बायोस रहता है, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में फर्मवेयर का एग्जाम्पल कहते हैं। जैसे दूसरे वर्ड्स में बेटा हम फर्मवेयर का एग्जाम्पल कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ इस मॉक टेस्ट को यहीं पर बेटा हम एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी सवालों के एक्सप्लेनेशन, सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इस क्लास में आपने सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं सीखे हैं, कम से कम 30-35 क्वेश्चन सीखे हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत, आप सभी का इस्तकबाल। कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद करते हैं कि सबके सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो अपने मॉक 3 की बात करेंगे। मॉक 3, ठीक है ना? मॉक 3 के काफी अच्छे प्रश्न हैं और जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में कंटिन्यू करेंगे। पहला प्रश्न पढ़ें, क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़ें, क्या कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि सारनाथ का प्रसिद्ध स्तंभ जिस पर स्थित सिंह कैपिटल बाद में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना, यह किस शासन के शासनकाल में स्थापित किया गया था? आप सबको पता होगा, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ, कौन सा है? बोलेंगे भैया वो है भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह आप सबको पता है कौन सा है सर? बोल लिया गया है कहां से? अशोक स्तंभ से। कहां से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। और अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्त, अशोक स्तंभ से लिया गया है जो सारनाथ में स्थित है। और अगर मैं बात करूंगा सारनाथ के बारे में, तो ये वाराणसी में पड़ता है सारनाथ। इसी को पहले ऋषि पंत नगर के नाम से जाना जाता था। ये वही जगह पर है जहां पर महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। तो किसकी बात करेंगे सर? इस बात का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? अशोक के द्वारा मेरे दोस्त स्थापित कराया गया था। और अगर मैं बात करूंगा, जो हमारा आदर्श वाक्य है उसका नाम है सत्यमेव जयते, वो किससे लिया गया है? वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा सर, जो आदर्श वाक्य है, जो हमारा क्या है, जो हमारा आदर्श वाक्य है, क्या सर बोलेंगे भैया? जो हमारा आदर्श वाक्य है क्या सत्यमेव जयते? कौन सा है भैया? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अगर मैं बात करूंगा ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है कहां से? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद, ओके, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलो भैया, बहुत ही अच्छी बात। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से प्रश्न है। चलो भैया, दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है। इस प्रश्न को पढ़ना, किस शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध शैली है? कौन सी? ठुमरी। सर अगर मैं बात करूंगा, ठुमरी हो गया, है ना, ठुमरी हो गया, कव्वाली हो गया, है ना। अगर मैं बात करूंगा ये किसकी शैली है, तो बोलेंगे ये कथक शास्त्रीय नृत्य की शैली है। किसकी है? कथक शास्त्रीय नृत्य की। ये कथक शास्त्रीय नृत्य की शैली है, याद रखना। और ये कहां पर? कथक उत्तर प्रदेश का क्या है सर? शास्त्रीय नृत्य है ना। किस सांस्कृतिक केंद्र में विकसित हुई थी, तो बोलेंगे सर उस बात का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। क्या हो जाएगा सर? लखनऊ। अगर यहाँ पर बनारस होता तब भी सही हो जाता, बनारस फिर ज्यादा उचित ऑप्शन होता। अगर मैं बात करता हूँ, प्रसिद्ध एक ठुमरी गायिका थी, प्रसिद्ध एक ठुमरी गायिका थी जिनका नाम था गिरजा देवी। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका, ठुमरी गायिका थी जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था गिरजा देवी। अगर मैं गिरजा देवी की बात करता हूं, तो गिरजा देवी कौन से घराने से थी? तो गिरजा देवी का संबंध सर बनारस घराने से था। इनका जन्म भी बनारस में हुआ था और ये बनारस घराने से ही जुड़ी थी।
ओके, ये किस घराने से जुड़ी थी? बनारस घराने से जुड़ी थी। अगर मैं बात करता हूँ कथक नृत्य से 4 घराने जुड़े हैं, बनारस, लखनऊ, रायगढ़ और जयपुर। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ना, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है सर, क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां पर पीतल के हस्तशिल्प उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आप सबको पता होगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ, पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं? जल्दी से बताना भैया, पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है किसे? मुरादाबाद को। किसे जाना जाता है? मुरादाबाद को जाना जाता है। ओके भैया, पीतल नगरी मुरादाबाद को जाना जाता है, याद रखना। इस बात का राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर कागज उद्योग के लिए, फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ सर ताले के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर ताले मिलते हैं। सहारनपुर कागज उद्योग के लिए है, कागज उद्योग होता है। फिरोजाबाद किसके लिए मेरे दोस्त? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों, है ना, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? फिरोजाबाद। आप सबको एक मैं और बात बता दूं, अगर यहाँ पर मुझसे पूछा जाता कि ये बताओ सर, पीतल की मूर्ति कहाँ मिलती है? अगर मुझसे ये पूछा जाता कि पीतल की मूर्ति बताओ, तो पीतल की मूर्ति मिलती है कहाँ पर? तो सर पीतल की मूर्ति मिलती है कहाँ पर? मथुरा में। पीतल की मूर्ति कहाँ मिलती है? मथुरा में मिलती है। वहीं अगर मुझसे पूछा जाएगा सर ये बताओ, पीतल की मूर्ति तो मथुरा हो गई, अगर मुझसे पूछा जाता कि पीतल की घंटी, पीतल की घंटी है, घंटा, घंटा या घुंघरू, घुंघरू जो महिलाएं पहन के नाचती हैं, है ना। तो याद रखना मेरे दोस्त, पीतल की घंटी, घंटा या घुंघरू। घंटा जानते हो जो मंदिर में लगाया जाता है। तो देखो, पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद है, पीतल की मूर्तियां मथुरा में मिलती हैं, पीतल के घंटा, घंटी या घुंघरू कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश के जिला एटा में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के जिला एटा में मिलते हैं, जिसे हम लोग बोला जाता है सामान्य तौर पर क्या? तो बोला जाता है मेरे दोस्त यूपी 82 है, यूपी 82। ठीक है ना। आगे की बात पर आता हूँ मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न देखो क्या कह रहा है सर। इस बात का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर के किस क्षेत्र पर है? जो मेरे दोस्त अगर मैं बात करता हूं, जो फतेहपुर सीकरी का क्या है सर, बुलंद दरवाजा अकबर की किस क्षेत्र पर विजय प्राप्ति की स्मृति में बनवाया गया था? तो सब लोग मुझे बताना, फतेहपुर सीकरी में क्या है? तो सर वहीं पर है मेरे दोस्त क्या? बुलंद दरवाजा। क्या है मेरे दोस्त? वहीं पर पड़ता है मेरे भाई क्या? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। बहुत अच्छी बात है। बुलंद दरवाजा जो अकबर ने बनवाया था, वो गुजरात विजय में बनवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ओके भैया, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। क्योंकि इससे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? एक व्यक्ति और था इससे पहले जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात को जीत के आया था, अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात को जीत के आया था, तो इसने भी मेरे दोस्त हैं, इसने क्या बनवाया था? खिलजी जब मेरे दोस्त गुजरात को जीत के आया था, तो इसने अलाई दरवाजा बनवाया था। क्या बनवाया था? अलाई दरवाजा। उसी चीज को कॉपी मारा अकबर ने। इसी चीज को कॉपी मारा किसने? अकबर ने। जब अकबर मेरे दोस्त गुजरात विजय को जीत के आया, तो इसने क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। ये है कहां पर? ये है सर फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है? बोलेंगे भैया ये फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी कौन से जनपद में है? तो ये आगरा जनपद में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? तो ये आगरा जनपद का हिस्सा है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में याद रखना, अकबर के द्वारा किसकी? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया गया। क्या याद रखना, अगर मैं बात करूंगा शेख सलीम चिश्ती, है ना, जो कि एक सूफी संत थे, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अगर मुझसे पूछा जाएगा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह या मकबरा हमसे पूछा जाएगा, कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। अगर हमसे पूछा जाएगा पंचमहल इमारत कहां पर है, ये बताओ पंचमहल नाम की इमारत कहां पर है, तो ये भी फतेहपुर सीकरी में। हमसे पूछा जाएगा अनूप तालाब कहां पर है, अनूप तालाब पूछा जाएगा, तो ये भी कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है ना भैया, याद रखना इस बात का राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन पर, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुजरात। चलें अगले प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है सर? इस बात का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। उत्तर प्रदेश का देवा है, उत्तर प्रदेश का देवा मेला किस सूफी संत से संबंधित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा मेला पूछा जा रहा है सर? देवा का मेला। इसी को बोला जाता है देवा शरीफ का मेला। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है देवा शरीफ का मेला, है ना। देवा शरीफ का मेला अगर मैं बात करूंगा, तो ये एक ऐसा मेला है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। कौन आते हैं? हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं।
अगर मैं बात कर लेता हूँ सर ये मेला कहाँ लगता है, ये मेला लगता है कहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये मेला लगता है कहाँ पर, बाराबंकी में। कहाँ लगता है ये मेला, लगता है बाराबंकी में। पूछा जाएगा किस सूफी संत के सम्मान में लगता है, तो ये वारिस अली शाह के सम्मान में लगता है, वारिस अली शाह के सम्मान में। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक मेला और है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा दूसरा मेला कौन सा है जिसमें दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, तो उसका नाम है नौचंदी मेला। क्या नाम है उसका, नाम है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला मेरे दोस्त ये है नौचंदी मेला, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है। ये कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है। इसमें भी हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, याद रखना, इसमें भी हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि सर वो कौन सा मेला है उत्तर प्रदेश का जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, तो याद रखना, एक तो देवा शरीफ का मेला है जो बाराबंकी में लगता है, एक नौचंदी मेला है जो कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। याद रखना इस बात को, ठीक है ना। चलें आगे की बात पर, बढ़िया सा क्वेश्चन था, 1 नंबर की बात। चलें अगले क्वेश्चन पर आए। क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक नृत्य कौन सा, सर धुरिया मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य पूछा जा रहा है, धुरिया। धुरिया उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है। अगर मैं बात करता हूं, देखो व्रज की बात करें तो व्रज में क्या होता है, व्रज में होता है चरकुला होता है, व्रज में कौन सा होता है, झूला होता है, झूला होता है, व्रज में क्या होता है, मयूर होता है, व्रज में क्या होता है, व्रज में घड़ा होता है, व्रज में क्या होता है, व्रज में कीर्तन होता है। ओके, क्या होता है, कीर्तन होता है। अवध में क्या होता है, अवध में ढेडिया होता है, ढेडिया होता है। अवध में क्या होता है, अवध में जोगनी होता है। ओके भैया, क्या होता है, जोगनी होता है। याद रखना इस बात का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड। क्या लगा देंगे, बुंदेलखंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते चलना क्या पूछा जा रहा है। यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के छायावाद आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तकों में से उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में से कौन इस आंदोलन से संबंधित था। तो छायावाद आंदोलन से जुड़े थे कौन, जयशंकर प्रसाद जुड़े थे। कौन जुड़े थे सर, उनका नाम था मित्र जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है भैया, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बघेली, कौन सी बोली है सर, बघेली किस प्रमुख इंडो आर्यन भाषा के निकटता से संबंधित थी। इस बात का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, हिंदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, हिंदी से। उत्तर प्रदेश की 2 राज्य की भाषाएं हैं। यूपी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, यूपी की 2 राज्य की भाषाएं हैं, एक है हिंदी और दूसरा कौन सी है, दूसरी है मेरे दोस्त, क्या दूसरी है सर, उर्दू। उर्दू कब बनी थी, याद रखना, उर्दू बनी थी 1989 में। उर्दू को उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा कब घोषित किया गया था, 1989 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्राचीन नगर कौशाम्बी जो महाजनपद काल का एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था, यह किस, आप सबको मैं बता दूं, अगर कौशाम्बी जो थी उस समय मेरे दोस्त 6वीं शताब्दी के आसपास पूरे भारत में टोटल 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे और 8 महाजनपदों में से जो वत्स महाजनपद की राजधानी थी वो कहां पर थी, वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी मेरे दोस्त, बोलेंगे भैया वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, है ना। काशी की क्या थी, वाराणसी थी। पांचाल की क्या थी, पांचाल की काम्पिलिया अहिच्छत्र थी, काम्पिलिया अहिच्छत्र हुआ करती थी। कौशल की क्या हुआ करती थी, कौशल की श्रावस्ती हुआ करती थी और क्या थी, अयोध्या। श्रावस्ती अयोध्या कौशल की थी, काशी की वाराणसी थी, पांचाल की क्या थी, तो याद रखना मेरे दोस्त, पांचाल जो कि काम्पिल जो कि फरुखाबाद वाला क्षेत्र था, है ना, उस क्षेत्र में हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है सर, इस प्रश्न का राइट आंसर देना कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही संकीर्ण पर्यटन परियोजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन प्रमुख स्थलों में शामिल करती है। तो जो ये योजना बनने जा रही है वो सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती में। सारनाथ वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध के द्वारा पहली बार उपदेश दिया गया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। कुशीनगर वो जगह है जो कि उस समय मल्ल महाजनपद की 2 राजधानियां थी, एक कुशीनगर एक पावापुरी, है ना, जहां पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। श्रावस्ती वो जगह है मेरे दोस्त जो कि उस समय अगर मैं बात करूंगा तो कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, जहां पर महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा मेरे दोस्त वर्षा दिन व्यतीत किए गए। याद रखना इस बात का। तो क्या हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आता हूं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि नेपाल से निकलने वाली और उत्तर पूर्वी
है और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? अब केन यमुना की सहायक नदी है। गोमती मेरे दोस्त कहाँ मिलती है? गाजीपुर में जाके मिलती है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, लेकिन क्या पूछ रहा है? गंगा की। तो कौन सी हो जाएगी सर? घाघरा। इसी को सरयू बोला जाता है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन सबसे लंबी सहायक नदी यमुना होती है ना। ये सरयू शारदा से मिलकर बनी है। इसकी दो सहायक नदियां, एक राप्ती एक शारदा, याद रखना। ओके, इसी पर बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में फ्लोटिंग पार्क। ठीक है ना, फ्लोटिंग पार्क इसी सरयू पर बनने जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है सर? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से प्राप्त कौन सा वन उत्पाद लकड़ी और पारिस्थितिक संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सी है सर? वो लकड़ी है कौन सी? साल की लकड़ी है। कौन सी लकड़ी है? याद रखना मेरे दोस्त, वो लकड़ी है, साल का वृक्ष होता है, याद रखना इस बात को। ठीक है ना, जिसके किनारे है ना, जिसके किनारे किसे? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखें अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी। अब बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो अगर हमसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त कि बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या काली मिट्टी पड़ती है, लाल और पीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी, जल्दी से बताएंगे। सर अगर मैं बात करता हूँ पूरे भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन हमसे अगर उसमें से बुंदेलखंड में पूछा जा रहा है, किस में पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, जल्दी से बताना कि अगर हमसे पूछा जा रहा है सर बुंदेलखंड में पूछा जा रहा है, तो बुंदेलखंड वाले रीजन में कैसी मिट्टी मिलेगी? लाल और पीली मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है क्या? यहाँ पर पाई जाती है ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, याद रखना। ओके, वही लाल मिट्टी जब पानी से भीग जाती है तो वही हो जाती है क्या? पीली मिट्टी। ओके, अगले क्वेश्चन पर आए क्या? अगले क्वेश्चन पर आए क्या? देखो क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का मेरे दोस्त कौन सा दुधवा टाइगर रिजर्व है ना, उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व पूछा जाएगा कौन से जिले में पड़ेगा? तो लखीमपुर खीरी में पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व है? टोटल 4 टाइगर रिजर्व है, इस बात को भी ध्यान देना। ठीक है ना, कौन कौन से हैं? एक का नाम है सर रानीपुर, एक का नाम क्या है? एक का नाम है सर रानीपुर, और रानीपुर कहाँ पड़ेगा? रानी पड़ेगा चित्रकूट में। रानीपुर कहाँ पड़ेगा? चित्रकूट में पड़ेगा। एक कौन सा पड़ेगा? एक पड़ेगा मेरे दोस्त कौन सा? अमानगढ़ पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? अमानगढ़ पड़ेगा। अमानगढ़ कहाँ पड़ेगा? अमानगढ़ पड़ेगा बिजनौर में। अमानगढ़ कहाँ पड़ेगा? अमानगढ़ पड़ेगा बिजनौर में। एक कौन सा पड़ेगा सर? अमानगढ़ हो गया, रानीपुर हो गया, है ना। एक कौन सा हो गया? दुधवा हो गया। दुधवा एक नेशनल पार्क भी है, दुधवा लखीमपुर खीरी हो गया। एक और पड़ेगा कौन सा? पीलीभीत, पीलीभीत में पड़ेगा। ओके, कितने टाइगर रिजर्व में? याद रखना मेरे दोस्त 4 हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या पूछा जा रहा है? जल्दी से बताना मेरे दोस्त, क्या पूछा जा रहा है, इस बात का राइट आंसर जल्दी से बताना। कि सर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है प्रमुख किस नदी के किनारे है? जल्दी से बताना। जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किसके किनारे है? वो घाघरा नदी के किनारे है। ओके, याद रखना। अगर मैं बात करूंगा चंबल अभ्यारण्य, ये यमुना के किनारे है ना। चलेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा? वी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जिला बताओ कौन से जिले में है ना। क्या पूछा जा रहा है सर, इस बात का राइट आंसर कि है यूनाइटेड है प्रोविंसेस का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर उत्तर प्रदेश, है ना। जो पूछा जाता है सही, संयुक्त प्रांत। यूनाइटेड प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर मेरे दोस्त कब किया गया था? दुनिया जानती है वो कौन सी डेट थी? वो थी मेरे दोस्त 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को सर संयुक्त प्रांत का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, है ना। 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस, जो कि 2018 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है ना, आगे के प्रश्न पर आए। बताओ बड़ा, बताओ बताओ क्या पूछा जा रहा है सर, इस बात का राइट आंसर देखना क्या हो जाएगा जी। कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भवन का हाल ही में क्या नाम बदल कर दिया? तो भाई राज्यपाल भवन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? जल्दी से बताना। तो राज्यपाल भवन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? क्या लोक भवन, राज भवन, या जन भवन, या प्रजा भवन? तो क्या कर दिया गया सर? ये कर दिया गया जन भवन कर दिया गया। ओके, क्या कर दिया गया मेरे दोस्त? ये कर दिया गया जन भवन, है ना। चलें आगे की बात पर। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, देखो क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर देना, एक बार इस प्रश्न का राइट आंसर देना। क्या पूछा जा रहा है? जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, क्या पूछा जा रहा है? कि उन्नत तकनीकों की सहायता से चिकित्सा निदान के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में है एआई आधारित क्लिनिक स्थापित किया जाएगा? याद रखना, एआई सिटी कहा जाता है लखनऊ को। एआई सिटी किसे बोला जाता है? एआई सिटी अगर पूछा जाता है तो लखनऊ को कहा जाता है। एआई कैंपस अमरावती को कहा जाता है। एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है। लेकिन क्या पूछा जा रहा है? पहली बार सर एआई आधारित क्या क्लिनिक बनने जा रहा है। कि एआई आधारित क्लिनिक कहाँ बनने जा रहा है सर? ग्रेटर नोएडा में बनने जा रहा है। एआई आधारित क्लिनिक कहाँ बनने जा रहा है? ग्रेटर नोएडा। एआई सिटी लखनऊ, एआई कैंपस अमरावती है, एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर? महाराष्ट्र। एआई टीचर या एआई स्कूल कहाँ पर है? तो बोलेंगे भैया वो है केरल में। अगले क्वेश्चन पर आए। क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, देखो क्या पूछा जा रहा है, जल्दी से बताना। हम
कि उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर किस शहर में बनाए जाने का प्रस्ताव है? उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्त पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सर, कि मीडिया टावर किस शहर में बनाए जाने की पॉसिबल है, तो वो है कहां पर, बरेली। बरेली आप सबको पता होगा दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गाना सुना होगा कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है ना। तो मेरे दोस्त वो झुमके के लिए प्रसिद्ध है ना। सुरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है, सुरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है, दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है, याद रखना। और पशु है, पशु जो मैं अगर बात करूंगा, पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बरेली में है। भारतीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बरेली में है, इज्जत नगर बरेली, ठीक है ना। तो दियासलाई उद्योग बरेली, सुरमा उद्योग बरेली, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। चले आगे की बात पर। भैया ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस बात को भी देख लेना कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास, नोएडा में कौन सा एयरपोर्ट है, तो उसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। और जेवर एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा, संचालन कौन सी कंपनी करती है, तो यमुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड करती है सर इसका संचालन। ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट मॉक में मिलेंगे कल, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।